हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न विद सिमी में। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और प्रॉपर स्टडी कर रहे होंगे। तो बात करते हैं इस वीडियो की, जिसमें मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए NCERT क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 4, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, जिसका नाम है वस्तुओं से समूह बनाना। बिना वक्त को ज़ाया किए करते हुए हम देखते हैं 4.1, जिसका टॉपिक है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। इसके अंदर दिया हुआ है, हमने देखा है कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। हर स्थान पे इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ियाँ, साइकिलें और अन्य वस्तुएं देखते हैं जो आकृति में और रंग में भिन्न भिन्न होती हैं। ये विस्तृत रूप से हमारे आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के बारे में चर्चा की गई है, जिन्हें बच्चों से वार्तालाप के माध्यम से जानने की कोशिश की जाती है कि वे किन वस्तुओं के बारे में कितना जानते हैं। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम आगे बढ़ते हुए क्रियाकलाप भी हम लोग कर चुके हैं बचपन में, इसलिए हम आगे बढ़ते हुए 4.2 की बात करते हैं, जिसमें दिया हुआ है पदार्थों के गुण। आप सभी जानते हैं जैसे कि पदार्थों में विभिन्न प्रकार के गुण पाए जाते हैं। इसके बारे में एक तथ्य यहाँ दिया हुआ है। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े का क्यों नहीं बनाया जाता है? अध्याय 3 में जिसमें हमने बात की थी कि कपड़ों के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए। यह ध्यान रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए ही करते हैं, इसलिए अब यदि हम कपड़ों का गिलास बनाएंगे तो हम यह कार्य काफ़ी हास्यप्रद प्रतीत होगा। गिलास बनाने के लिए हमें कांच, प्लास्टिक अथवा ऐसा कोई मेटल या धातु लेनी होगी जो कि ठोस अवस्था में पाई जाती हो, जिससे वह पानी को रोक सके, जल को रोक सके, अपने अंदर स्टोर कर सके। ठीक है, यह तो एक बुद्धिमानी वाला कार्य होगा, लेकिन अगर हम कपड़े के अंदर पानी भरते हैं तो वो तो बाहर छन के आ जाएगा, पूरा कपड़ा गीला कर देगा। ये तो एक हास्यप्रद कार्य ही होगा ना। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं क्या आपने अन्य पदार्थों को इसी प्रकार की कोई चमक या धुती देखी है, जैसे भी संभव हो सके किसी भी ढंग से उन्हें काटिए। ऐसा आप कक्षा में जितने भी पदार्थों के साथ करते हैं, कक्षा में हम चौक के टुकड़ों को भी देखते हैं तो अंदर से भी वैसा ही, जैसा बाहर से दिख रहा होगा वैसा ही होगा, लेकिन कुछ पदार्थों में ऐसा नहीं होता है। उनकी बाहर से और अंदर से चमक भिन्न भिन्न टाइप की होती है। देखिए आगे बात करते हैं। पदार्थ जिनमें इस प्रकार की धुती होती है वे प्रायः धातु कहलाती हैं। लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण हैं। ये हमने धातुओं के बारे में बात कर ली। धुतिहीन और धुतिवान, जो धुतिवान होगा वह मेटल यानी कि धातु होगा। कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और धुतिहीन दिखाई देने लगती है, मतलब उनकी चमक निकल जाती है। ऐसा उन पर वायु की नमी की अभिक्रिया के कारण होता है, इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों पर ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। यह देखें कि उनमें द्युति है या नहीं। हमारे घर में भी बर्तन हम नया नया लाते हैं तो उसमें द्युति होती है, लेकिन जब वो पुराना हो जाता है, नमी, वायु और घर्षण से वो पुराना हो जाता है तो उसकी चमक चली जाती है। यही उदाहरण इसमें दर्शाया गया है। देखिए आगे देखते हैं हम कठोरता के बारे में। जब आप विभिन्न पदार्थों को अपने हाथों से दबाते हैं तो उनमें से कुछ को दबाना कठिन होता है, जबकि कुछ अन्य आसानी से संपीड़ित हो जाते हैं। धातु की एक चाबी लीजिए तथा इससे लकड़ी, एल्यूमिनियम, पत्थर का टुकड़ा, कील, मोमबत्ती, चाक, अन्य कोई पदार्थ अथवा वस्तु के पृष्ठों को खरोचने का प्रयास कीजिए। आप कुछ पदार्थों को आसानी से खरोच सकते हैं, जबकि कुछ अन्य पदार्थ आसानी से नहीं खरोचे जा सकते। सोचिएगा जरूर इस बारे में। वे पदार्थ जिन्हें आसानी से संपीड़ित किया तथा खरोचा जाता है कोमल पदार्थ कहलाते हैं, जबकि वे पदार्थ या अन्य पदार्थ जिन्हें संपीड़ित करना कठिन होता है कठोर पदार्थ कहलाते हैं। ये डिफरेंस हो गया कोमल अर्थात लचीले या फिर कह सकते हैं सॉफ्ट पदार्थ और हार्ड मटेरियल्स में डिफरेंस है। ये हार्ड मटेरियल्स एंड सॉफ्ट मटेरियल्स। उदाहरण के लिए रुई अथवा स्पंज कोमल है, जबकि लकड़ी कठोर है। बिल्कुल। दिखावट में पदार्थों को भिन्न भिन्न गुण हो सकते हैं। उनमें द्युति यानी कि चमक हो सकती है। वे कठोर हो सकते हैं, वे लचीले, मुलायम, कोमल हो सकते हैं, वे रुक्ष यानी कि खुरदुरे हो सकते हैं और वो चिकने भी हो सकते हैं। यानी कि विभिन्न पदार्थों के गुण दिखावट के अनुसार अलग अलग होते हैं। ठीक है, हम इसके बाद एक क्रियाकलाप दे रखा है विलय तथा अविलय पदार्थों के लिए। देखिए आगे देखते हैं। नमक जो जल में घुलनशील होती है, चीनी जो कि जल में घुलनशील होती है, बालू एक ऐसा पदार्थ है
जिसे हम बालू मिट्टी के नाम से जानते होंगे, वो जल में घुलनशील नहीं होती है, प्रायः वह जल में घुलनशील नहीं होती है। चौक का पाउडर ये भी जल में घुलनशील होता है। और लकड़ी का बुरादा ये जल में कभी घुलनशील नहीं होता है। अणुओं के आधार पर इनमें गुण पाए जाते हैं, घुलनशीलता और अघुलनशीलता है, विलय या अविलय होने के। देखिए हम इनकी परिभाषा जानते हैं। कुछ पदार्थ जल में पूर्णतः लुप्त हो गए अर्थात घुल गए तो विलीन हो गए हैं। हम यह कहते हैं कि ये पदार्थ जल में विलय हैं। अन्य पदार्थ जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं तथा काफ़ी समय तक गिलास में विलोड़ित करने पर भी जल में विलुप्त नहीं होते हैं। ये पदार्थ अविलय पदार्थ कहते हैं। विलय पदार्थ का उदाहरण हमने यहाँ जाना। देखिए नमक है, चीनी है और चॉक पाउडर, ये सब विलय पदार्थ है। बालू, रेत और लकड़ी का बुरादा अविलय पदार्थ है। ठीक है, ये उदाहरण हो गए इनके। इसके बाद हम लोग बात करते हैं वस्तुएं जल में तैरती अथवा डूबती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन सी वस्तु जल में डूब जाती है, किस कारण से डूबती है, किस कारण से नहीं डूबती है, किस कारण से वह तैरने लगती है। ये क्रियाकलाप 4 और 5 के माध्यम से दिया हुआ है। ये प्रश्न CTET एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं कि किस कारण से वस्तुएं और क्यों डूबती है, क्यों तैरती हैं। ये इसके बारे में आगे जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, इस पर आप नोट कर सकते हैं। देखिए कुछ पदार्थ जो जल में मिश्रित नहीं होते हैं वे जल के पृष्ठ पर आकार तैरने लगे थे। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच गए। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां व कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं। शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास में जल में डालते हैं। इन सब का क्या होता है? बूझो यह चाहता है कि आप इसे जल में तैरने अथवा डूबने वाली 5 चीज़ों के उदाहरण दें। बिल्कुल हम दे सकते हैं उदाहरण। ये इस चित्र में बताया गया है कि ये सब्जियां, लकड़ी का टुकड़ा, ये सब तैर रहे हैं। लेकिन कुछ भारी वस्तुएं थी जैसे कि सिक्के डाले या फिर कुछ भी सिक्का डाला है इन्होंने, कुछ अंटियां या फिर कुछ चाबी का छल्ला, गुच्छा, ये सब डाले हैं तो ये डूब गए। या तो भारी वस्तुएं होती हैं वो डूब जाती हैं, सतह में तली में चली जाती है पानी की। लेकिन कुछ हल्की वस्तुएं थी ऊपर तैरने लगी, जल में डूबी ही नहीं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं पारदर्शिता की। आपने लुका छुपी का खेल खेला होगा। ठीक है, ये इसका एक उदाहरण देकर बच्चों को समझाया गया है। हम डायरेक्ट इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। उन पदार्थों या सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें हम पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी विंडोज लगाई जाती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है जो पारदर्शी होती है। कांच, जल, वायु, कूच, प्लास्टिक्स पदार्थ पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। ठीक है, पारदर्शी विंडोज़ होती है, उनमें पारदर्शी कांच का यूज़ होता है। प्रायः दुकानदार बिस्कुट, मिठाइयाँ तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्लेसमेंट ऐसा कुछ डिस्प्ले करना होता है कि सामने वाला उन्हें देखकर आकर्षित होकर उनकी दुकान पर आए, इसलिए वह पारदर्शी कांच का इस्तेमाल करते हैं। देखिए उदाहरण, और ये इसमें दिया हुआ है फोटोग्राफ में कि दुकान में रखी कुछ पारदर्शी बोतलें। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को हम अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आप ये नहीं बता सकते कि बंद लकड़ी के बॉक्स या गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र में के भीतर क्या रखा हुआ है। लकड़ी का गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण। ये हमने पारदर्शी और अपारदर्शी के बीच में डिफरेंस बताया। ट्रांसपेरेंट और अनट्रांसपेरेंट के बारे में बात कर ली। ठीक है, इसके बाद हम क्रियाकलाप 6 की बात करते हैं जिसमें पारभासी के बारे में दिया हुआ है। देखिए ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं। देखिए डेफिनेशन दी हुई है। ऐसे पदार्थ जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु स्पष्ट नहीं देखा जा सकता। परभासी मतलब वो कुछ ट्रांसपेरेंट होती है, कुछ नहीं होती है। हाफ ट्रांसपेरेंट कह सकते हैं आप उन्हें। मतलब हम आधी तरह से वस्तु को देख सकते हैं और आधी तरह से नहीं भी देख सकते। आजकल पारभासी विंडोज भी होती है। हम कुछ टाइप से हम अंदर या बाहर का दृश्य देख सकते हैं और कुछ कभी कभी हम नहीं भी देख पाते हैं। ये होता है पारभासी वस्तुएं। ठीक है, हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूह में बांट सकते हैं। ये उदाहरण के माध्यम से दर्शाया गया है कि पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टॉर्च के कांच को हथेली से ढकने, ये चित्र में दिया गया है क्या कि
सुझाव देती है। टॉर्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरे ओर पर प्रेक्षण किया। वह यह जानना चाहती है कि हथेली पारदर्शी या अपारदर्शी या पारभासी है। फिर तो पदार्थों को भिन्न भिन्न दिखावट होती है। उनके जल द्रव्यों मिश्रित ढंग से भिन्न भिन्न तरह से होते हैं पदार्थ। गुण आकृति के आधार पर ये पारदर्शी अपारदर्शी और पारभासी ये वस्तुओं के गुण ही हुए ना। ठीक है, ये हमने गुणों की बात कर ली। उसके बाद ये चैप्टर काफ़ी यूज़फुल है हमारे लिए। कठोर जो वस्तुएं ठोस होती है, कठोर होती है, जैसे कि धातु से बनी वस्तुएं, कांच से बनी वस्तुएं। ठीक है, अविलेय पदार्थ जो कि जल में नहीं घुल पाते हैं, जैसे कि लकड़ी का बुरादा। ये प्रमुख शब्द है, ये माइंड में रहना ज़रूरी है। इनसे हम आसानी से क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में, टेट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ना, एक वर्ड की हेल्प से हम पूरा क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। द्युतिमय, चमकीला, अर्थात धातुएं, मेटल्स चमकीली होती हैं। कांच भी चमकीला होता है। पदार्थ भिन्न भिन्न अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर पदार्थ बनते हैं। ठीक है, धातु, मेटल्स ये आप सभी जानते हैं, लोहा, एल्यूमिनियम, ये सभी धातु होती है। अपारदर्शी वस्तुएं जिनसे आर पार नहीं देखा जा सकता। खुरदरी सतह, जैसे कि हमारी चप्पल की सतह खुरदरी बनाई जाती है ताकि हम फिसले ना, वो खुरदुरापन। ठीक है, विलेय पदार्थ, विलय जो कि जल में आसानी से घुल जाते हैं, जैसे कि नमक हो गया, शक्कर हो गई, ये विलय पदार्थ हो गए। पारभासी वस्तुएं मतलब अर्ध पारदर्शी कह सकते हैं पारभासी को हम। उनमें हम कुछ जगह पर देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसा हिस्सा होता है जहाँ पर हम नहीं देख पाते हैं। पारदर्शी वस्तुएं यानी कि ट्रांसपेरेंट वस्तुएं। ठीक है, ये बच्चों को सोचने के लिए बताया जाता है कि आप सोचिए और कौन सी ट्रांसपेरेंट और कौन सी नहीं है। ये क्रियाकलाप दिए हुए हैं ऊपर। सारांश की बात करते हैं हम लोग। सारांश पढ़ के हम पूरा एक बार रिवाइज भी कर सकते हैं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है। जी बिल्कुल, किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण में किया जा सकता है। किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाना संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार की वस्तु से भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यही वस्तुओं की विविधता हुई ना। विभिन्न प्रकार के पदार्थों के गुण भिन्न भिन्न होते हैं। हाँ, ये तो सही बात है। कुछ पदार्थ दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते। कुछ खुरदरे होते हैं तो कुछ अन्य चिकने। किसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने में कठोर लगते हैं तो कुछ अन्य कोमल लगते हैं। ये पदार्थ के गुण हैं कि वह चिकना, खुरदुरा, चमकीला यानी कि द्युतिहीन, द्युतिवान कुछ भी हो सकता है। अचमकदार, ठोस, कठोर हो सकता है। कुछ पदार्थ जल में विलय होते हैं जबकि कुछ अविलय होते हैं। ये विलय की बात हमने कर ली। कुछ पदार्थ जैसे कांच पारदर्शी होता है तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी या धातुओं से बनी वस्तु अपारदर्शी। कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं। हाँ जी, पदार्थों को उनके गुण में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूहों में बांटा जाता है। वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित किया जा सकता है। ये अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। वस्तुएं और पदार्थ, अभ्यास हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। देखिए कुछ सत्य असत्य जिनकी हम चर्चा करते हैं। पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। हाँ, तो हम बात करते हैं सत्य असत्य की। सत्य, पत्थर पारदर्शी होता है जबकि कांच अपारदर्शी होता है। बिल्कुल गलत बात है ये। कांच पारदर्शी होता है और पत्थर अपारदर्शी होता है, इसलिए इसको हम असत्य कहेंगे। नोटबुक में धुती होती है जबकि रबड़ में नहीं होती है। रबड़ यानी कि इरेजर की बात की गई है यहाँ पे, ये भी गलत हुआ। चौक जल में विलय होती है, बिल्कुल होती है। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है। हाँ जी, तैरता है। चीनी जल में विलीन नहीं होती है, गलत बात है। तेल जल के साथ मिश्रणीय होता है, नहीं होता है। तेल जल में घुलता ही नहीं है। बालू जल में निस्सादित हो जाता है, मतलब कि वह, ये सही बात है क्योंकि वो जल में घुलनशील नहीं होता निस्सादित। सिरका जल में विलीन हो जाता है। हाँ जी, सिरका जल में विलीन हो जाता है। ठीक है, ये कुछ पेड़ दिए गए हैं जैसे कि निम्नलिखित समूह मेल न खाने वाला ज्ञात कीजिए। कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा और अलमारी। ये बच्चा अलग चीज़ है। कुर्सी, मेज, पलंग ये सभी लकड़ी से बनते हैं। इंसान यानी कि इंसान का बच्चा नहीं। गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल ये सभी फूल हैं, नाव फूल नहीं है।
एल्यूमिनियम, तांबा, चांदी, रेत पदार्थ अलग हुआ। चीनी, नमक, रेत और कॉपर सल्फेट। चीनी, नमक, रेत और कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट अलग चीज हो गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। रेत अलग चीज हो गई क्योंकि कॉपर सल्फेट जल में घुलनशील, नमक, चीनी जल में घुलनशील होते हैं, रेत घुलनशील नहीं होती है। ठीक है, ये घुलनशीलता के आधार पर कुछ क्वेश्चन दिए गए थे, हमारा प्रैक्टिस भी हो गया है। ठीक है, ये आज का चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, जिसमें हमने बात की पदार्थों के विभिन्न गुणों की। जो पदार्थ कठोर होते हैं, कोमल कौन से पदार्थ होते हैं, पारदर्शिता, अपारदर्शिता, पराभासी और विभिन्न सारे गुण, विलय, अविलय, इन सब की हमने बात की। इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, जिसका होगा चैप्टर नंबर 5 में कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विथ मी। बाय, टेक केयर।